हेलो माय बम्बल बीस, कैसे है सबके सब। मैं हूँ सिमरन धवन, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। मैं आपकी बड़ी बहन जो दिल से आए वो बुलाना। तो रेडी है माय बम्बल बीस फॉर येट अनदर लेक्चर ऑफ चैप्टर टिश्यूज। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि भाई हमारी बॉडी की आउटरमोस्ट कवरिंग, चाहे वो हमारा स्किन हो, चाहे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की आउटरमोस्ट कवरिंग हो, वो सब क्या होता था? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के डिफरेंट टाइप्स जाने थे, उनके बीच का डिफरेंस जाना था। ये सब हमने कल की क्लास में, पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तो मैम आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आज हम अपनी बॉडी में पढ़ने वाले हैं द सुपर ग्लू ऑफ बॉडी। हम पढ़ने वाले हैं द सुपर ग्लू ऑफ द बॉडी को, कनेक्टिव टिश्यूज। तो रेडी है सब? लेट अस स्टार्ट। ओके, तो भाई आज मैं आपको बताऊंगी ये कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है, इसका काम क्या होता है। अलग अलग तरीके से हम कनेक्टिव टिश्यू को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो व्हाट इज अ कनेक्टिव टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है मैम? अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, भाई कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि भाई तुम उछल रहे हो, भाग दौड़ रहे हो, ओ मैम मेरी स्टमक ऊपर आ गई, मेरी लंग्स नीचे चली गई? नहीं मैम, हर ऑर्गन अपनी जगह फिक्स्ड है। फिक्स्ड है मतलब उनको कोई चीज तो सपोर्ट करके रख रही है, वही बांध के रख रही है कि भाई यही रहो। कभी ये भी होता होगा मैम हम तो मोटे हो गए हैं, मैम फैट आ गया हमारी बॉडी में, ये भी होता है। अच्छा अब एक और बात बताओ, भाई सांस तो मैं लेती हूँ, तो सांस तो ऑक्सीजन मेरे लंग्स में जाती है, पर मेरे पैर के जो सेल्स हैं उनको भी ऑक्सीजन मिल जाती है। तो कुछ तो कनेक्शन है दया। क्या है वो कनेक्शन? वो कनेक्शन है बेटा कनेक्टिव टिश्यूज। ये सारा काम बेटा कनेक्ट करने का, सपोर्ट करने का, ये काम हमारी बॉडी में कौन कर रहा है? ये काम कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यूज। अब कनेक्टिव टिश्यू एक टिश्यू है, तो इसमें क्या होगा? ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे। तो यस, इस टिश्यू में हमारे पास कुछ लूजली स्पेस सेल्स होते हैं, खुले खुले सेल्स है। अब ये सेल्स के बीचों बीच कुछ सब्सटेंस है जिसका नाम है मैट्रिक्स, इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। सेल के बीच का इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्या है? बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर अब ये सेल्स है, ये सब्सटेंस के अंदर ही सेल्स है और मिलके ये क्या बन गया? ये कनेक्टिव टिश्यू बन गया। तो भाई क्या ये मैट्रिक्स मैम हमेशा ऐसा जेली जेली जैसा होगा? नहीं, जरूरी नहीं है। ये मैट्रिक्स जेली जैसा भी हो सकता है, पानी जैसा भी हो सकता है, और कठोर सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। और उसी बेसिस पे कि ये मैट्रिक्स कैसा दिखता है ना, कनेक्टिव टिश्यू अलग अलग टाइप के होते हैं, पर कनेक्टिव टिश्यू में ये दो चीजें पक्का से मिलेगी। पहला मैट्रिक्स, दूसरा उसके अंदर के सेल्स, ओके, और मिलके हमारे पास आ जाएगा कनेक्टिव टिश्यू। तो भाई सीक्रेट रेसिपी समझ आ गई हमें। कनेक्टिव टिश्यू बनाना है तो लूजली स्पेस सेल्स प्लस इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स दे देगा हमें कनेक्टिव टिश्यू। मैट्रिक्स है क्या? मैट्रिक्स इज द इन्वायरमेंट, वो सराउंडिंग्स है जिसमें सेल्स रह रहे हैं। ये जेली लाइक हो सकता है, पानी जैसा फ्लूइड हो सकता है, या फिर सख्त भी हो सकता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कनेक्टिव टिश्यू में जो मैट्रिक्स है ना वो अलग अलग तरीके का हो सकता है। ये जेली लाइक मैट्रिक्स भी हो सकता है, बिल्कुल जेली जैसा। तो अगर जेली जैसा मैट्रिक्स है तो ये हो सकता है लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। लूज है तो क्या मतलब है कि भाई यहाँ ना सेल्स थोड़े शैबिली अरेंज्ड होंगे, ऐसे ही इधर उधर होंगे। डेंस कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है यहाँ थोड़ा ना स्ट्रक्चर्ड है, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत सारे फाइबर्स है। ये जो मैट्रिक्स होता है, जो मैं कह रही हूँ जिस सराउंडिंग में ये सेल्स हैं, वो मैट्रिक्स एक्चुअली क्या होता है? बहुत सारा प्रोटीन, बहुत सारा पानी, बहुत सारे फाइबर्स, प्रोटीन के फाइबर्स जैसे कोलाजन। तो डिपेंडिंग अपॉन ये बढ़िया से अरेंज्ड है तो ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू होगा, और लूज लूज है तो लूज कनेक्टिव टिश्यू होगा। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी हम दो टिश्यूज पढ़ते हैं, एरियोलर और एडिपोज। और एक बात बताऊं, ये एरियोलर और एडिपोज टिश्यू ना अब तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है, अब हटा दिए हैं, पर हम इसको थोड़ा सा समझेंगे लास्ट लेक्चर, मतलब इसी लेक्चर के एंड की तरफ, ठीक है। बट डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जिसमें हमें टेंडन और लिगामेंट, मैम ये क्या चीज है पढ़ेंगे, ये आज ही पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरे तरीके का मैट्रिक्स कैसा हो सकता है? हो सकता है ये जो मैट्रिक्स है, ये जो सराउंडिंग्स है, वो थोड़ा सख्त हो, सॉलिड हो, या फिर रबड़ जैसा हो। तो उस केस में भाई ये हमें पढ़ना है कार्टिलेज और बोन। बोन बिल्कुल सख्त होती है ना, बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू होती है, फिर भी भाई देखो वो कितनी सॉलिड है। क्यों? क्योंकि उसका मैट्रिक्स सॉलिड है। मैट्रिक्स फ्लूइड भी हो सकता है, पानी जैसा भी हो सकता है। पानी जैसा किसमें होता है? ब्लड में, लिम्फ में। ये ब्लड और लिम्फ क्या काम करते हैं? वैस्कुलर टिश्यू होते हैं। जैसे प्लांट्स में हमने टेम्पो वाले भैया जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा था ना, वैसे ही हमारे बॉडी के टेम्पो वाले भैया कौन है? ब्लड और लिम्फ। और बिल्कुल पानी जैसे क्यों होते हैं? क्योंकि इनका मैट्रिक्स जो होता है वो फ्लूइड होता है। तो आज हम बेटा ये टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज, बोन,
ब्लड, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और क्योंकि मुझे मन है तो मैं एरियोलर और एडिपोस के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताऊंगी, ठीक है। चल, तो भाई सबसे पहले आ जाते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें जो मैट्रिक्स था वो कैसा था, जेली लाइक था। लिख दे यहां, जेली लाइक। ओके, तो भाई हम पढ़ेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टर्स, टेंडन एंड लिगामेंट। तो टेंडन और लिगामेंट क्या होता है ये समझाने से पहले तुमसे क्वेश्चन पूछूंगी। भाई देखो, मेरे पास तो ये हड्डी भी है, यहाँ है ना, ओहो हड्डी। अब इस हड्डी के ऊपर एक चीज है, क्या है वो, मसल। अब मसल क्या कराती है भाई, ये जो मैं हाय बाय, इधर आओ उधर जाओ, ये सारे एक्शंस कर रही हूं, ये काम कराती है मेरी मसल। बोन एक्शन नहीं कराती, बोन मूवमेंट नहीं कराती। बोन तो मुझे ढांचा दे रही है, उसके ऊपर की मसल मेरे को मूवमेंट दे रही है। तो भाई कुछ तो कनेक्शन होगा ना इस मसल और बोन में कि मिल के भाई मूव कर पा रहे हैं, है ना। तो यही कनेक्शन का नाम है बेटा टेंडन। क्या नाम है, टेंडन। ये टेंडन एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो मसल को बोन से जोड़ता है। ये मसल है, ये बोन है, और देखो बीच में ये जो कनेक्शन है ये क्या है, ये टेंडन है। ये टेंडन जो है ये मसल को बोन से जोड़ती है। ये एक फाइब्रस टिश्यू है, दिख रहा है धागे धागे जैसा टिश्यू है ना। देखो यहाँ बहुत सारे ऐसे धागे 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 से नहीं दिख रहे। अब देखो अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, ये देखो, ये धागे धागे से क्या है, एक फाइब्रस टिश्यू है टेंडन, जो कि मसल और बोन को कनेक्ट कर रहा है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ऑब्वियसली भाई मसल और बोन का कनेक्शन तो स्ट्रॉन्ग ही रखेंगे ना, यस, बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं कि भाई टुल्लू बुल्लू नहीं है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग है। क्यों है ये स्ट्रॉन्ग, इसका भी एक रीजन है। भाई एक बात बताओ, तुम अपना हाथ लो, अपना दूसरा हाथ यहां पकड़ो और इस फिंगर्स को ऐसे मूव करो, तुम्हें कुछ ऐसा फील होता हुआ, मूव करता हुआ दिखेगा यहाँ, ये क्या हो रहा है। एक्चुअल में क्या है ना, मेरी फिंगर्स की हड्डियां तो यहाँ है, बट इन फिंगर्स को मूव करने वाली मसल इस रीजन में है। तो भाई मसल को बोन से कुछ कनेक्ट कर रहा है, वो है टेंडन। जब ये मसल मूव करेगी ना, तो टेंडन एक पुतले की वो रस्सी होती है ना, जैसे पुतली होती है, ये पुतली पपेट शो देखे, पुतली होती है और फिर एक रोप होती है जिसको यहाँ से कोई कंट्रोल कर रहा होता है। तो वही चीज है, ये मसल है, ये पुतली बोन है, और बीच का जो थ्रेड है ना वो टेंडन है। ये मसल मूव करेगी और इन बोन्स को ये फोर्स, ये जो मूवमेंट है, ये ट्रांसफर कौन करेगा, टेंडन। इसीलिए टेंडन इज जस्ट लाइक अ रोप, ये स्ट्रॉन्ग है, फ्लेक्सिबल नहीं है। दूसरी तरफ भाई एक और चीज है, ये लिगामेंट क्या है मैम, ये तो समझ नहीं आया, अब मैं बताती हूँ। भाई कभी ऐसा हुआ है मैं दौड़ रही हूँ, अरे मेरा हाथ पीछे रह गया, अरे मेरा तो पैर पीछे रह गया। सारी हड्डियां एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये भी एक हड्डी है, ये भी एक हड्डी है, ये भी एक हड्डी है, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो कुछ तो कनेक्शन है, वो कनेक्शन क्या है, लिगामेंट। ये लिगामेंट एक कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन टू बोन को कनेक्ट करता है। मुझे यहाँ एक बोन दिख रही है, यहाँ एक बोन दिख रही है, बीच का कनेक्शन क्या है, लिगामेंट है। और ये जो लिगामेंट होता है ना, इट इज अ वेरी इलास्टिक टिश्यू, ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। क्योंकि भाई देखो, ये जो उंगली है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, इन दोनों बोन्स के बीच में मूवमेंट भी तो होनी है। अरे यार ये मूवमेंट भी तो करनी है मुझे, तो ये जो सारी मूवमेंट्स है बोन के बीच में, ये प्रोहिबिट थोड़ी होनी चाहिए। तो लिगामेंट बोन को बोन से कनेक्ट तो करता है, बट मूवमेंट भी अलाउ करता है, जिस वजह से ये इलास्टिक होता है। तो याद रखना भाई, लिगामेंट्स जो होते हैं वो इलास्टिक होते हैं, टेंडन्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्या ये बात क्लियर है मैम? ये तो समझ आ गया कि टेंडन जो है वो मसल और बोन को कनेक्ट कर रहा है, और लिगामेंट जो है वो बोन टू बोन को कनेक्ट कर रहा है। पर भाई बच्चे होते हैं बड़े कि भाई मैम हम पेपर में लिखते हैं, पेपर में टेंडन आता है तो हम भूल जाते हैं कि एक्चुअली में टेंडन किसको कनेक्ट करता है, बोन टू बोन या मसल टू बोन। तो याद रखने के लिए तुम्हारे पास आ गई है बम्बल बी ट्रिक। क्या है बम्बल बी ट्रिक? तुम सबने खाए होंगे बिंगो के टेढ़े मेढ़े, सबने खाए क्या, नहीं खाए? तो भाई आज से खाना शुरू कर दो बिंगो के टेढ़े मेढ़े। तो भाई यहां जो तुम्हारे को दिख रहा है बी एम टी, मसल और बोन को कनेक्ट करने वाला है टेंडन, ठीक है। तो याद रखना टेढ़े मेढ़े किसके हैं, बिंगो के। तो टेढ़े मेढ़े में ये जो मसल है उसको बोन से कनेक्ट कर रहा है टेंडन। जब ये याद रहेगा तो लिगामेंट अपने आप याद रहेगा, ठीक है। ओके भाई आगे बढ़ते हैं। अब भाई ये तुम्हारी एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसमें तुम्हें समझा रखा है कि कैसे ये जो मसल है इसको बोन से कनेक्ट करने वाला टिश्यू टेंडन है, और जो बोन से बोन, ये देखो ये बोन है और ये बोन है, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला टिश्यू लिगामेंट है। हम ये क्या लिख दिया, कार्टिलेज। तो भाई अभी पढ़ेंगे आगे। अब हम पढ़ेंगे सॉलिड मैट्रिक्स वाले कनेक्टिव टिश्यूज की, जो सख्त मैट्रिक्स है, राइट, जिसमें हम पढ़ेंगे बोन को और कार्टिलेज को।
अब ये जो बोन है भाई, ये क्या चीज है मैम? ये हमें जो बोन दिख रही है ये क्या है? तो बेटा बोन क्या है, इसका जो मैट्रिक्स होता है, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, इसका जो मैट्रिक्स होता है वो सॉलिड होता है, और सॉलिड में भी उसमें भर भर के होता है फॉस्फोरस, कैल्शियम, जिससे वो बहुत स्ट्रांग होता है। बोलते हैं ना भाई कैल्शियम खाया करो, बोन स्ट्रांग होती है। तो इम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के कंपाउंड्स। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अब भाई मैट्रिक्स तो समझ आ गया कि मैम मैट्रिक्स हमारा सॉलिड है, उसके अंदर के जो सेल्स है वो कैसे है? तो भाई उसके अंदर हैं कुछ सेल्स जिनका हमने प्यार से नाम रख दिया है ऑस्टियोसाइट्स। क्या नाम रखा है? ऑस्टियोसाइट्स। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अब बोन काम क्या कर रही है? इस कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम है? बेटा बोन हमारे बॉडी के ढांचे को बना रही है ना? ये जो पूरा मेरा स्केलेटन है वो किससे बन रहा है? फ्रेमवर्क है, किससे बन रहा है? बोन से मिलके बन रहा है। इसी के ऊपर तो बाकी सारी चीजें हैं, मेरी बोन के ऊपर ही तो मेरी मसल्स लिपटी हुई हैं, मेरे सारे मेन ऑर्गन्स भी जो हैं वो इसी ढांचे के अंदर हैं। क्या ये समझ आ रहा है? तो बोन अल्टीमेट सपोर्ट सिस्टम है भाई सब चीजों का, ये बात भी क्लियर हुई। और इसका मैट्रिक्स कैसा है? हार्ड है, रिजिड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है और फ्लेक्सिबल नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि इस हड्डी को मैं ऐसे ऐसे तो टूट जाएगी बट बेंड थोड़ी हो जाएगी, तो ये फ्लेक्सिबल नहीं होती है। दूसरा हमारा जो है वो कार्टिलेज है। अब कार्टिलेज का मैट्रिक्स तो सॉलिड है, बट ये थोड़ा जेली लाइक या रबड़ लाइक होता है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारे कान है, इस कान के ये वाले पार्ट को थोड़ा ऐसे ऐसे करो, ये हिलेगा, ये मूव हो सकता है, ये बेंड हो सकता है, टूटेगा नहीं। तो भाई ये क्या है? ये बोन है क्या? नहीं, ये कार्टिलेज है जो तुम्हारे कान में होता है इस साइड। अरे भाई ये जो तुम्हारे कान में होता है, ठीक है, ये एक कार्टिलेज है। ये कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है, बेंड हो सकता है। जो नोज की टिप है वहां कार्टिलेज है, ये भी मूव हो सकती है, बेंड हो सकती है। तो कार्टिलेज भाई क्या कर रहा है? कार्टिलेज ना तुम्हारे को एक सपोर्ट और शेप तो दे ही रहा है, बट थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। और दूसरा काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका है कि स्मूथन्स बोथ सर्फेसेस एट जॉइंट्स। अब होता क्या है कि भाई ये एक बोन दिख रही है तुम्हें, यस। अब ये वाली एक बोन दिख रही है तुम्हें, यस। अब बीच में हमें दिख रहा है, बीच में क्या है? कार्टिलेज है। तो दो बोन्स के बीच में, जैसे मेरी ये बोन और ये बोन है, तो इसके बीच में यहाँ कार्टिलेज होगा। क्यों होगा कार्टिलेज? भाई मान लो मैं कूदी धम, अब मैं धम से कूदी तो मेरी दो बोन्स तो एक दूसरे से रगड़ जाएंगी और कुछ टूट जाएंगी, तो दिक्कत हो जाएगी ना। अब इन्हीं दो बोन्स के बीच में अगर मैं एक पिल्लो लगा दूं तो टूटेगी नहीं। तो वही काम कार्टिलेज करती है, ये कुशनिंग प्रोवाइड करती है, एक कुशन जैसे काम करती है, दो बोन्स के बीच के सरफेस को स्मूथ बनाती है। क्या ये बात क्लियर है? तो याद रखना बेटा, कार्टिलेज भी कैसा है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि जिसके सेल्स को हम नाम देते हैं कॉन्ड्रोसाइट। बोन के सेल को बोला ऑस्टियोसाइट, कार्टिलेज के सेल को बोला कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है। इसका जो मैट्रिक्स है वो कैसा है? थोड़ा जेली जैसा है, रबर जैसा है। ये होती तो स्ट्रॉन्ग है, शेप भी तो दे रही है, बट फ्लेक्सिबल है, थोड़ी लचीली है। और ये कहाँ मिलती है? नोज की टिप पे, ईयर में मिलती है, ठीक है, हमारे ट्रैकिया में, ये जो विंड पाइप होता है इसमें देखो, कुछ फील करो, तुम्हें ऐसे लच्छे जैसे सर्कल सर्कल मिलेंगे, वो भी कार्टिलेज है। इनफैक्ट हमारा लैरिंग्स जो होता है ना, जो वॉइस बॉक्स होता है, उसमें भी कुछ कार्टिलेज के पार्ट्स होते हैं। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अब भाई तुम्हारे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा बोन और कार्टिलेज के बीच में डिफरेंस दो, तो तुम दे दोगे भाई? देखो कैसे दोगे। ये वाला कलर चूज करें, ओके। तो भाई हमारी जो बोन होती है वो हार्ड है और फ्लेक्सिबल नहीं है। कार्टिलेज जो है वो फ्लेक्सिबल है एंड इट इज नॉट वेरी हार्ड, इतनी हार्ड नहीं है, ठीक है। अब बोन के अंदर ना पोर्स दिखते हैं, इट इज पोरस। तुम किसी बोन का डायग्राम निकालोगे ना, मतलब अगर हायर लेवल डायग्राम, जो बोन का क्रॉस सेक्शन भी तुम देखोगे, तो उसमें ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे स्पंज में जैसे होते हैं ना, छेद 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 छेद, वैसा दिखता है। बट कार्टिलेज ऐसा नहीं दिखता, कार्टिलेज का सरफेस बिल्कुल चपटा स्मूथ दिखेगा, ठीक है, नॉन पोरस। उसके अलावा बोन के अंदर ब्लड वेसल्स होती है मैम, इस बोन के अंदर भी ब्लड जा रहा है, यस, ब्लड सप्लाई बोन के अंदर होती है। भाई तुमने बचपन में कभी उछल कूद करते हुए अपनी बोन वोन अगर तोड़ ली हो, हड्डी टूट जाती है, तो वो अपने आप कुछ टाइम बाद डॉक्टर फ्रैक्चर ठीक कर देता है, मतलब वो लगा देता है प्लास्टर, और फिर बोलता है कुछ महीने बाद खुद से बोन ठीक हो जाएगी। तो भाई ये खुद से कैसे ठीक हो रही है? क्योंकि इसके पास प्रॉपर खाना पानी सप्लाई है, तो बोन खुद रिवाइव भी हो जाती है, राइट। तो ब्लड वेसल्स अंदर होती है। वही कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट, यहाँ ब्लड वेसल नहीं है, इसीलिए अगर तुम यहाँ पियर्सिंग कराओगे, जिसको बोलते हैं कान छिदवाना, तो यहाँ से खून नहीं आता, क्योंकि अंदर ब्लड वेसल्स है ही नहीं, ठीक है, ओके। मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल सॉल्ट्स, कहने का मतलब बोन के अंदर क्या है? मैट्रिक्स के अंदर कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, जबकि कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है वो प्योरली दूसरे प्रोटीन से मिलकर बन रखा है।
तो भाई बोन का क्या काम है, स्केलेटन बनाना, हमारा हमारी बॉडी को अल्टीमेट शेप देना, हमारे बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स को जैसे हमारे ब्रेन को, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करना। जैसे भाई ये जो खोपड़ी है, ये जो मेरा स्कल है, इसके नीचे मेरा ब्रेन है, मेरा जो रिबकेज है, माइक पे भाई हाथ रख दिया तुम्हें, आवाज तो नहीं कट गई। तो भाई मेरा जो रिबकेज है वो मेरे लंग्स को, हार्ट को प्रोटेक्ट करके रख रहा है, ठीक है। कार्टिलेज जो है वो क्या कर रहा है, पहली बात तो वो थोड़ा सपोर्ट के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, और दूसरी बात दो बोन के बीच में कुशन जैसा काम कर रहा है, बोन सर्फेसेस को स्मूदन कर रहा है। क्या ये बात क्लियर है? ओके भाई। अब भाई ये तुम्हारी फिर से एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। वो समझाना चाह रहे हैं कि देखो भाई यहाँ जो तुम्हारे को दिखती है ना, यहाँ जो बोन होती है ना, जो यहाँ तक तुम्हें फील होती है, दिस इज द कॉलर बोन, ये कॉलर बोन है। फिर ये जो थाई रीजन की बोन होती है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, इसका कमेंट करना कि इस बोन का नाम क्या होता है। यस, बोन्स का भी नाम होता है, निकनेम्स दे रखे हैं हमने। तो भाई ये नाम कौन होता है? ये जो हमारी थाई की बोन होती है ना, ये लॉन्गेस्ट बोन होती है, ठीक है। दिस इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, सर्च करके लाना। फिर ये नी कैप दे रखा है। कहने का मतलब क्या बता रखा है तुम्हारी एनसीईआरटी में कि भाई हमारी बॉडी में बहुत सारी अलग अलग तरीके की बोन है। कॉलर बोन है, ये कॉलर बोन है, ये क्या कर रही है, हमारे शोल्डर के पास है। सबसे लॉन्गेस्ट बोन जो हमारी थाई रीजन में होती है, ठीक है, ये क्या करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है, सपोर्ट देती है। जो नी का कैप है, हमारा जो नी का जॉइंट होता है, मैं दिखा नहीं सकती कैमरा में, जो नी का जॉइंट होता है उस पर एक ढक्कन लगा होता है, कैप लगा होता है, ताकि वो जॉइंट प्रोटेक्टेड रहे, तो वो नी कैप होता है। तो हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके की बोन है, हर एक बोन अपना अपना काम कर रही है, अलग अलग शेप उनके पास है। कुछ प्रोटेक्शन दे रही है बॉडी पार्ट्स को, जैसे आपकी नी कैप हो गई, दूसरी हमें स्टैंड करने में, मूव करने में, जैसे थाई की बोन हो गई, हेल्प कर रही है। क्लियर है? बस इतना समझाना चाह रहा है एनसीईआरटी का डायग्राम। अब फिजिकल एक्शन चेक। अब तुम्हें क्या करना है, एक्टिविटीज करनी है, तुम्हारी एनसीईआरटी कहती है तो तुम मेरे साथ करो। टच योर एल्बो, इस एल्बो को छू, क्या फील हो रहा है? मैं हार्ड हार्ड फील हो रहा है, हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर फील हो रहा है, तो ये क्या है बेटा, दिस इज योर बोन, ठीक है। फोल्ड योर ईयर, नोटिस द सॉफ्ट फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर दैट स्प्रिंग्स बैक। इसको ऐसे हटाऊंगी तो वापस पीछे भी चल जाएगा, ऐसा तो नहीं मेरे कान ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबल है, ये क्या है, कार्टिलेज है। अब क्या करना है, विगल योर फिंगर्स व्हाइल फीलिंग योर फोरआर्म, मूवमेंट एट अ डिस्टेंस। तो तुम्हें यहाँ कुछ मूव होता हुआ फील हो रहा है, तो ये काम कौन करा रहा है कि यहाँ मसल मूव कर रही है और बोन्स यहाँ मूव कर रही है, तो ये जो बीच में कनेक्शन है दैट इज टेंडन, ठीक है। अब क्या करना है, ऐसे बैठ जाना है चेयर पे, और क्या करना है, स्विंग योर लोअर लेग अंटिल द नी नेचुरली स्टॉप्स। अब क्या होगा, ये पैर तुम्हारा यहाँ तक आ जाएगा, बट क्या इससे ऊपर पैर चले जाएगा? नहीं, यहाँ नहीं जाएगा, तो एक लेवल तक आके तुम्हारा पैर रुक जाएगा, राइट, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई लिगामेंट है, बोन टू बोन कनेक्ट करने वाला जो कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज लिगामेंट। अब ये लिगामेंट मूवमेंट को सपोर्ट करता है, बट एक हद तक, क्योंकि इसका काम क्या है, लिगामेंट का काम है बोन और बोन को कनेक्टेड रखना, उनको अपनी प्लेस में रखना, डिसलोकेशन ना हो जाए, है ना। तो लिगामेंट्स जो है वो क्या काम कर रहे हैं, जॉइंट्स पे मूवमेंट भी अलाउ कर रहे हैं, और साथ ही साथ बोन को अपनी जगह पे रखने में हेल्प भी कर रहे हैं। इसीलिए कभी आपने सुना होगा कि भाई कई लोगों का क्या होता है, जॉइंट्स डिसलोकेट हो जाते हैं, तो डॉक्टर्स बोलते हैं आपका ना लिगामेंट टिश्यू वीक हो गया है। तो अगर लिगामेंट टिश्यू वीक हो जाएगा तो क्या होगा, बोन्स अपनी जगह से इधर उधर होने लग जाएगी, बोन टू बोन कनेक्शन इफेक्ट होने लग जाएंगे, ठीक है, ओके। अब भाई आ जाते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पे, जिसका मैट्रिक्स कैसा है, पानी जैसा है। मैट्रिक्स कैसा है, पानी जैसा है, फ्लूइड है। तो इसमें हम कौन पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ब्लड। अब ब्लड क्या है, हमारा डिलीवरी सिस्टम है। भाई जो भी मैं ऑक्सीजन ले रही हूँ वो मेरी लंग्स के थ्रू फिर ब्लड में चले जाएगा, और ब्लड हर सेल को दे आएगा, ये लो ऑक्सीजन, ये लो ऑक्सीजन। जो भी मैंने खाना डाइजेस्ट करा और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए इंटेस्टाइन में, वो अल्टीमेटली ब्लड में चले जाएगा, और ब्लड सबको खाना दे देगा। तो भाई ये जो डिलीवरी मैकेनिज्म है, मेरे स्विगी वाले भैया हैं, वो कौन है, ब्लड है, ठीक है। अब ब्लड में क्या होते हैं, दो चीजें होंगी, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसमें क्या होंगे, सेल्स होंगे, प्लस इसमें क्या होगा, मैट्रिक्स होगा, राइट। तो अब याद रखना कि बेटा जो मैट्रिक्स है उसको एक नाम दिया हुआ है ब्लड में, प्लाज्मा, और जो सेल्स हैं उसमें हम 3 तरीके के सेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो यार प्लाज्मा जो होता है, जो कि हमारे ब्लड का मैट्रिक्स है, वो 55% ऑफ द ब्लड बनाता है। तो ब्लड का 55% उसका मैट्रिक्स प्लाज्मा है, बाकी का 45% इज द ब्लड के सेल्स, जिनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्या ये बात क्लियर है? अगर तुम इसको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में हम अपने ब्लड को घुमाते हैं तो हमें दिखता है, इसको मिटा दो थोड़ा, हाँ, तो हमें दिखता है कि हमारी ब्लड में क्या है, प्लाज्मा भी है, ठीक है, जो येलो येलो सा दिखता है, और
नीचे का जो पार्ट है जिसमें सारे ब्लड सेल्स हैं वो रेड रेड दिखता है। बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं तो प्लाज्मा जो है वो हमारा मैट्रिक्स है और उसमें जो सेल्स है WBCs, प्लेटलेट्स, RBCs ये सब तैर रहे हैं। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। और इसी वजह से आपको पता है ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट है ना इसका कलर रेड क्यों है? रेड ब्लड सेल की वजह से, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स ही होते हैं और उनका कलर रेड है, इसलिए ओवरऑल ब्लड का कलर कैसा दिखता है? रेड दिखता है। ठीक है, तो एक बार इन सेल्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो भाई सबसे पहले आते हैं ये रेड ब्लड सेल्स। अब ये रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं दिख रहा है? ये ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। तो रेड ब्लड सेल्स हमारी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैरी करके उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब ये करने में उसकी हेल्प कौन करता है? हीमोग्लोबिन नाम की एक रेड कलर की पिगमेंट। हीमोग्लोबिन बेसिकली आयरन रिच प्रोटीन है, बहुत सारा प्रोटीन है, बहुत सारा आयरन इसमें है और इसका कलर रेड होता है। और इसी की वजह से रेड ब्लड सेल का कलर भी रेड होता है और बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स की वजह से ब्लड का कलर भी रेड होता है। बट इन शॉर्ट बेसिकली ये रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन नाम की एक बोट है और ये बोट क्या करेगी? बहुत सारे ऑक्सीजन को बिठा लेगी और फिर सबको ट्रांसपोर्ट कर देगी। तो ये काम हमारा रेड ब्लड सेल्स करते हैं। ये 4 मंथ्स ही इनकी लाइफ होती है, यानी 120 डेज तक ये जिंदा रहते हैं, उसके बाद ये मर जाते हैं, नए रेड ब्लड सेल्स बनते रहते हैं। दूसरा है व्हाइट ब्लड सेल्स। ये हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में आते हैं, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी हैं। कोई भी बैक्टीरिया आएगा, कोई भी इंफेक्शन आएगा तो ये कहेगा ठोक दूंगे ना उसको, मतलब उसको मार देगा, उसको खत्म कर देगा। तो इन्फेक्शन से फाइट करता है, हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। प्लेटलेट्स की बात करें तो ये हमारे मैकेनिक्स हैं भाई, ये रिपेयर वर्क कर देंगे। कहीं भी चोट लग जाएगी, खून बहने लगेगा तो वहां अपने आप क्लॉट हो जाता है, ब्लड का गट्ठा बन जाता है, पपड़ी बन जाती है और ब्लड रुक जाता है, लॉस होना रुक जाता है। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट्स क्या करते हैं? क्लॉट द ब्लड एट द साइट ऑफ इंजरी। तो ये तीनों क्या बनाते हैं? सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू ब्लड, जिसको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, जो कि 45% ऑफ द ब्लड बनाते हैं। अब भाई आगे बढ़ेंगे। अब भाई तुम्हारी एनसीईआरटी में एक चीज पूछी गई है, तो तुमने देखा कभी कभी जैसे पिंपल हो जाते हैं, ऐसे दाने हो जाते हैं, अब वो दाना जो होता है वो ऐसे रेड रेड सा हो जाता है, पूरा रेड रेड सा हो जाता है और उसपे एक व्हाइट डॉट भी दिखती है ना? ऐसा हो जाता है, दाना पूरा रेड रेड हो जाता है और बीच में उसके क्या दिखती है? एक व्हाइट डॉट दिख जाती है ना? तो और फिर ये व्हाइट डॉट को बोलते हैं ना कि ये गंदगी है, ये गंदगी है। तो ये क्या लॉजिक है? ये ऐसा क्यों हो रहा है? होता क्या है ना बेटा, जब तुम्हारी स्किन पे, मान लो इस स्किन पे कोई बैक्टीरिया आ गया, यहाँ मेरे स्किन पे कोई इन्फेक्शन हो गया, तो क्या होगा? कुछ दिन बाद दाना आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भाई जब इन्फेक्शन हो गया है तो बॉडी को वहां फाइट करना है, उस बैक्टीरिया को भगाना है, तो वो उस साइड पे अपना जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज कर देगी। क्या करेगी? ब्लड को इंक्रीज कर देगी। WBC कलेक्ट एट इन्फेक्टेड एरियाज, क्योंकि वो इन्फेक्ट हो गया है, वहां ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। जब ब्लड वहां ज्यादा हो जाएगा तो वो कैसा दिखेगा एरिया? वो एरिया रेड दिखने लग जाएगा और वहां ज्यादा से ज्यादा व्हाइट ब्लड सेल्स आ जाएंगे और व्हाइट ब्लड सेल्स लड़ेंगे लड़ेंगे, कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स मर भी जाएंगे और जो मरे हुए व्हाइट ब्लड सेल है वो क्या दिखेंगे? वो व्हाइट कलर के दिखेंगे और बाकी आसपास बहुत सारा ब्लड है तो वो रेड कलर का दिखेगा। तो ये क्लियर हुआ। व्हाइट ब्लड सेल्स कलेक्ट एट इन्फेक्टेड एरियाज कॉजिंग पस फॉर्मेशन एंड इन्फ्लेमेशन कॉजिंग रेडनेस एंड स्वेलिंग एंड पॉसिबल पस फॉर्मेशन एट द इन्फेक्टेड एरिया। तो वो जो पस दिखती है आपको वो क्या है? एक्चुअली में ब्लड फ्लो इंक्रीज होने की वजह से रेडनेस आई, स्वेलिंग आई, फाइटिंग हो रही है वहां, है ना? और जो व्हाइट ब्लड सेल्स मर चुके हैं अलोंग विद द डेड बैक्टीरिया वो सब पस बना देते हैं। क्या ये बात क्लियर है? जो फिर निकल जाते हैं और हमारा दाना हो जाता है। ठीक, ओके। दूसरा, तुमने ऑब्जर्वेशन करी होगी कभी बार हम रनिंग करते हैं तो हमारा पूरा चेहरा लाल हो जाता है। जैसे इन आंटी जी का हो गया, अभी ये बहुत ज्यादा रनिंग करी है और इनका मुंह जो है वो पूरा लाल हो गया। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई ड्यूरिंग एक्सरसाइज और रनिंग मसल्स नीड मोर ऑक्सीजन। हमारी पैर की मसल्स, हम भाग रहे हैं, हमारी बॉडी की मसल्स बहुत ज्यादा काम कर रही है और काम कर रही है तो वो क्या डिमांड करेगी? लाइट चली गई है तो काम कर रही है तो वो क्या काम डिमांड करेगी? वो करेगी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड। तो इसीलिए ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के लिए हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई होता है और ब्लड सप्लाई होगा तो हम कैसे दिखेंगे? लाल लाल टमाटर दिखेंगे। सो ब्रीदिंग बिकम्स फास्टर, ब्लड फ्लो इंक्रीजेस, फेस अपीयर्स रेड। क्या ये बात क्लियर है? तो ये दो चीजें तुम्हारी एनसीईआरटी में समझाई गई है। अब आ जाते हैं भाई उस पार्ट पे जो एनसीईआरटी ने कहा है बाय बाय टाटा, मतलब इस बार की एनसीईआरटी में नहीं। द एरियोलर टिश्यू एंड द एडिपोज टिश्यू, जिन्हें हम टुगेदर लूज कनेक्टिव टिश्यू नाम देते हैं, इनका जो मैट्रिक्स होता है वो जेली लाइक होता है बट ये थोड़े रैंडमली अरेंज होते हैं मैट्रिक्स में। तो काम क्या करते हैं ये? भाई एक बात बताओ, मैंने तुमसे एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी पूछा था, जब तुम उछलते कूदते हो तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि स्टमक ऊपर आ गया और लंग्स नीचे चली गई हो? ऐसा नहीं होता। हर एक ऑर्गन अपनी जगह पे फिक्स्ड है, क्योंकि बेटा उसे फिक्स करने के लिए हमारी बॉडी के पास है एरियोलर
टिश्यू। ये एरियोलर टिश्यू बिल्कुल एक मेश लाइक स्ट्रक्चर है, एक जाल जैसा स्ट्रक्चर है, ऐसा ऐसा ऐसा। ये जाल हमारे ऑर्गन्स पे बिछा हुआ है और वो अपनी जगह पे फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये क्या होता है, बिटवीन स्किन एंड मसल। अब हमारी स्किन है, इसके नीचे हमारी मसल्स हैं, तो स्किन और मसल के बीच में क्या है, ये बहुत सारा मेश लाइक स्ट्रक्चर है। हमारी बॉडी को कोई भी जगह खाली नहीं पसंद भाई। यहां स्किन था, दिख रहा है तुम्हें, और नीचे जो थी वो मसल थी, तो बीच की जगह में क्या भर दिया, बीच की जगह में ये एरियोलर टिश्यू भर दिया, बीच की जगह में ये पूरी जगह ये मेश लाइक स्ट्रक्चर एरियोलर टिश्यू भर दिया। अराउंड ब्लड वेसल्स, नर्व्स, बोन मैरो, हर जगह ये दिख जाएगा, जहां भी खाली जगह दिखेगी भर दो। तो एरियोलर टिश्यू फिलिंग का काम करता है, फिल स्पेसेस, पैक कर देता है हमारी बॉडी को, तभी कोई भी चीज इधर उधर ना हो पाए। रिपेयर्स टिश्यू आफ्टर इंजरी। मैम ये टिश्यूज को रिपेयर क्यों करती है, क्योंकि इस मेश में सेल्स भी तो होंगे, तो इस टिश्यू में, इसके मेश में बहुत सारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जैसे कि भाई मैक्रोफेज सेल होते हैं, बहुत सारे दूसरे फाइटिंग सेल्स होते हैं जो कि रिपेयर में, फाइट करने में हेल्प करते हैं, फाइट्स द फॉरेन सब्सटेंसेस एंड टॉक्सिन्स। तो ये तुम्हारी एनसीईआरटी में पहले हुआ करता था, ठीक है। दूसरा एडिपोज टिश्यू, भाई मोटा किन्ना हो गया, शर्ट भी नहीं पहन दी, पैंट भी नहीं चढ़ दी, जो भी होता है ना, तो भाई फैट, ये फैट कहाँ स्टोर होता है, मोटे क्यों हो जाते हैं, क्योंकि भाई कुछ सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में जिनका नाम होता है फैट सेल्स। ये फैट सेल्स क्या बनाते हैं, एडिपोज टिश्यू बनाते हैं। बेसिकली एडिपोज टिश्यू में कैसे सेल्स है, ऐसे सेल्स है गोल गोल, जिनके अंदर देखो न्यूक्लियस कोने में बैठा है, बट ये बड़ा सा क्या है, ये एक फैट की ड्रॉप है, फैट ड्रॉपलेट, इसको क्या बोलते हैं, फैट ग्लोब्यूल या फैट ड्रॉपलेट। ये फैट स्टोर कर लेते हैं और भाई जमा हो जाते हैं तो हम मोटे हो जाते हैं, समझ रहे हो। लार्ज ओवल सेल्स फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स, ठीक है। ये स्टोर करके रख लेगा एक्सेस न्यूट्रिएंट्स एज फैट। उसको लगेगा अरे आज तो मालिक ने बहुत सारा खाना खा लिया है, आज मिल गया कल हो ना हो, जितना एक्स्ट्रा खाना है उसको फैट के फॉर्म में स्टोर कर लेता हूं, ऐसा होता है ना, ठीक है। तो भाई ये होता है, तो ये हमारे स्टमक के ऊपर आ जाता है, फैट की लेयर आ जाती है, तो अबंडेंट बिलो द स्किन एंड अराउंड इंटरनल ऑर्गन, जैसे पेटू पेटू हमारा मोटा हो जाता है, तो ये इसी वजह से होता है। इसके अलावा पता है एडिपोज टिश्यू एक्ट्स लाइक अ कोजी विंटर कोट। तुम्हें ठंडी लगती है, विंटर कोट डाल लेते हो ना, बिल्कुल वैसे ही एडिपोज टिश्यू तुम्हारा नेचुरल कोट है। जो मोटे लोग होते हैं यूजुअली, उनको क्या होता है, ज्यादा ठंड नहीं लगती। क्यों नहीं लगती, क्योंकि उनके पास फैट की बहुत बड़ी लेयर है, तो दैट इज वाई ये इंसुलेट करके रखता है हमारे ऑर्गन्स को, जल्दी से हीट का लॉस नहीं होने देता है। जो आपका पोलर बियर वगैरह होता है, जो बहुत ठंड में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, उनके पास भी बहुत मोटी लेयर ऑफ एडिपोज टिश्यू होती है। क्या ये बात क्लियर है, ओके। अब कुछ क्वेश्चंस पूछ ले तुमसे, ठीक है। Which loose tissue acts as an energy pantry by storing fat? किसने फैट स्टोर करके रखा है, एडिपोज टिश्यू। What highly elastic tissue connects bone to bone? बोन टू बोन है और इलास्टिक है, क्या है भाई, लिगामेंट। What is fluid liquid matrix of blood called? प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा बोलते हैं, ओके, जो 55% ऑफ ब्लड बनाता है। तो भाई आज का रिकैप क्या है कि हमने पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यूज है जो हमारी बॉडी को कनेक्ट करके रख रहे हैं, सपोर्ट करके रख रहे हैं, और हमने पढ़ा कि भाई ये इसमें दो चीजें हैं, इसकी रेसिपी है कि सेल्स को और मैट्रिक्स को मिला दो, बन गया कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो मैट्रिक्स है वो हो सकता है जेली जैसा हो, जेली जैसा होगा तो एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, टेंडन, लिगामेंट, ये सारे टिश्यू हमने पढ़े। एरियोलर पैक कर रहा था, एडिपोज फैट स्टोर कर रहा था, टेंडन मसल टू बोन कनेक्ट कर रहा था, टेढ़े मेढ़े याद रखना, लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्ट करा था। कुछ ऐसे भी थे जिनका मैट्रिक्स सॉलिड था, सख्त था, जैसे बोन में, कार्टिलेज में। फ्लूइड मैट्रिक्स भी था जैसे कि ब्लड में और लिम्फ में, ठीक है। तो जो भी तुम्हारी एनसीईआरटी में था वो भी मैंने तुम्हें कवर करा दिया, प्लस एरियोलर एडिपोज तुम्हारी एनसीईआरटी से अब हट चुका है, मैंने वो भी तुम्हें थोड़ा बहुत बता दिया, ठीक है। तो नो मैटर हाउ डिफरेंट दे लुक, एवरी कनेक्टिव टिश्यू शेयर्स द सेम सीक्रेट रेसिपी। फिर से लाइट आ गई। स्पेशलाइज्ड सेल्स लिविंग इन अ यूनिक मैट्रिक्स। कनेक्टिव टिश्यू कैसा भी हो, दो चीजें उसमें होंगी ही, सेल्स एंड मैट्रिक्स, ये बात हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो भाई थैंक यू माय बम्बलबीज, आज का लेक्चर इतना ही चिल लेक्चर था आज का, तो रिवाइज करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।